दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान का इतिहास। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे 1773 से 1947 तक का जो हमारा संवैधानिक इतिहास का जो क्रम है, उसमें कितने एक्ट अंग्रेजों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए, उन एक्ट्स का क्या क्या संबंध हमारे संविधान से है, उस सारी सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट है कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1600 टू 1858। तो यानी यहाँ पर ये पॉइंट इसलिए दे रखा है क्योंकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और 1858 में भारत जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से मुक्त होकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया था। तो इसीलिए ये क्रम यहाँ पर दे रखा है 1600 टू 1858। अब मैं इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। इसमें पहला है, इस अवधि में जितने भी अधिनियम पारित किए गए वे मुख्यतः भारत में कंपनी के व्यापार को अपनी अनुकूल बनाने के उद्देश्य से पारित किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए इनका विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। दोस्तों सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य भारत आने का जो था वो था भारत में ट्रेड करना, अपने व्यापार को विकसित करना और उसको यूरोप के अन्य देशों तक भी उसकी पहुंच को बनाना। तो सबसे पहला उनका जो उद्देश्य था वो व्यापारिक था। इसमें राजनीतिक या पॉलिटिकल कोई भी उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है कि वो अपना जो उनकी जो एम्बिशंस होती है, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और फिर वो क्या हो जाते हैं, राजनीति में जब आते हैं तो उनके ये जो जितने भी अधिनियम थे जो स्टार्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए बनाए गए थे, वो धीरे धीरे उनके अनुकूल होते हैं और उनको या उनके व्यापार को, उनके राजनीतिक जो स्टैब्लिशमेंट इंडिया में था उसको एक स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। और फिर क्या होता है, इंडिया धीरे धीरे क्या हो जाता है कि गुलामी की ओर अग्रसर हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे राजलेख 1600। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया, यानी एक मोनोपोली मिल गई थी ईस्ट की ओर ट्रेड करने की। कंपनी के भारत शासन की समस्त शक्तियां जो थी वो गवर्नर और उसकी जो काउंसिल थी, उसकी जो परिषद थी, इसमें 24 मेंबर थे, इनको सौंप दी गई थी। पहला जो राजलेख 1600 था। नेक्स्ट इसमें इस परिषद को गवर्नर समेत ऐसे नियमों, विधियों तथा अध्यादेशों को बनाने का अधिकार दिया गया जिससे कंपनी के प्रबंध व प्रशासन, यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट था और जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। यानी इस परिषद का जो क्या था, मुख्य जो इसको ऑर्डिनेंस, जो अधिकार जो इसको दिए गए थे। नेक्स्ट इसमें है, भारत में कंपनी के अधीन शासन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से बंबई, मद्रास और कलकत्ता, ये तीन जो थे, इनको क्या बनाया गया, प्रेसिडेंसी नगर बना दिया गया था और इसका शासन जो था वो प्रेसिडेंट और उसके काउंसिल को या उसकी परिषद को दिया गया और वही इनका जो शासन था वो चलाती थी। तो ये राजलेख 1600 का पहला पॉइंट है। इजिली वैसे ये हर किताब में नहीं मिलता है, हर बुक में नहीं मिलता है, लेकिन इसमें मैंने, ये बेस्ट बुक है, इसको मैंने यहाँ पर इस चीज को लिया है। फिर है राजलेख 1726। इसमें क्या होता है, इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को गवर्नर व उसकी परिषद को विधि बनाने की जो शक्ति थी वो प्रदान की गई थी राजलेख 1726 के द्वारा। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या किया गया, इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त थी और अब ये पावर किसको दी गई, इस राजलेख के द्वारा ये बंबई, मद्रास तथा और कलकत्ता के प्रेसिडेंसियों को प्रदान की गई थी। किंतु यहाँ पर गवर्नर और उसकी जो परिषद थी उसको विधि बनाने की जो शक्ति थी यहाँ पर वो एक लिमिटेड थी, सीमित थी। और पहले ये किसको प्राप्त थी, इंग्लैंड को थी, लेकिन अब इन द हैंड ऑफ कलकत्ता, बंबई एंड मद्रास के गवर्नर को या प्रेसिडेंसियों को ये दी गई। ये विधियां ब्रिटिश विधियों के विपरीत नहीं हो सकती थी। इसके अतिरिक्त ये विधियां तब तक प्रभावी नहीं होती थी जब तक कि इंग्लैंड स्थित कंपनी के निदेशक द्वारा अनुमोदित न की गई हो। लेकिन यहाँ पर यह पॉइंट बहुत जरूरी था, विदाउट मतलब जो परमिशन था यहाँ पर इंग्लैंड की जो काउंसिल थी और वहां का जो बोर्ड डायरेक्टर था, विदाउट उसके अनुमोदन के ये कानून नहीं बन सकता था। यहाँ पर एक क्लू तो था ही, लेकिन फाइनली पावर इनको भी दी गई थी, प्रेसिडेंसियों को। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहला जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पढ़ते हैं
और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें क्या क्या पॉइंट था और क्या क्या चीजें हैं, ये फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो मैंने 2 चीज डिस्कस की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत भारत की कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया था यहाँ पर। इस एक्ट द्वारा भारत में पहली बार एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई थी, यानी एक व्यवस्थित जो जो शुरुआत थी वो यहाँ पे क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था और बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। और गवर्नर जनरल जो था उसको युद्ध, संधि और राजस्व संबंधी अधिकार प्रदान किए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। इससे पहले 1773 से पहले क्या था कि नवाब का शासन था और नवाब को उन्होंने 1764 में डिफीट करके, हरा के वहां पर इनडायरेक्टली वहां पे उन्होंने रूल शुरू कर दिया था बंगाल में। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने काफी लंबे टाइम तक क्या किया, बंगाल के गवर्नर को भी अपने साथ बनाए रखा, लेकिन जो एक्चुअल पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। फिर उस टाइम तक क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर था वो उसे क्या कहते थे, बंगाल गवर्नर कहते थे। लेकिन अब जब 1773 का विधिवत तरीके से एक एक्ट पारित हुआ तो यहाँ पर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और वारेन हेस्टिंग पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट पूरा आपने देख लिए होंगे। फिर नेक्स्ट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पर नाम दिया गया और जो बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनको क्या किया गया, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन इनको रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पे इनको इन गवर्नर जनरल को क्या किया गया, युद्ध और संधि संबंधी एंड रेवेन्यू संबंधी मैटर उनको प्रदान किए गए थे। ये पॉइंट हो गया। फिर है, गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद का निर्माण किया गया, यानी जो 4 परिषद थी जिसमें 4 मेंबर थे और इसमें ये मेंबर जो होते थे वो क्या करते थे, ये कमेटी ये गवर्नर जनरल की जो पावर थी उसको मॉनिटरिंग करती थी। ठीक है, अब इनका जो चुनाव होता था वो बहुमत के आधार पर, मेजोरिटी के आधार पर होता था। बंगाल में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में वो इसी के अंतर्गत हुई थी और जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ, 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, टोटल कितने थे, 4 थे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। इस अधिनियम में कंपनी के लिए भारत से संबंधित जो राजस्व थे, नागरिक और सैन्य मामले थे, उनकी जानकारी देना क्या किया गया था, आवश्यक कर दिया गया था। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट से पहले इन्होंने क्या किया था, 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट किया था। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, जो खामियां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई थी उसको फुलफिल करने के लिए इन्होंने एक छोटा सा ये एक्ट निकाला था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसमें नेक्स्ट हम आएंगे, जो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के ने क्या किया, कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को क्या कर दिया, मजबूत कर दिया था। नेक्स्ट, इस एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। पहली बार यहाँ पे कहा गया था भारत का जो क्षेत्र था इसे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक व वाणिज्य कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके कॉमर्शियल जो कार्य थे उसको और उसको क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। कंपनी की व्यापारिक वो वाणिज्य कार्य, यानी जो उनके ट्रेड और जो कॉमर्शियल कार्य थे वो एक दूसरे से अलग कर दिए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के व्यापारिक जो वाणिज्यिक मामले थे उनको छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक 6 सदस्यीय यानी 6 मेंबर जो कंट्रोल बोर्ड था उसके अधीन कर दिया गया था। इस नियंत्रण बोर्ड में ब्रिटेन का वित्त मंत्री अर्थात चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा सम्राट द्वारा नियुक्त 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे इस समिति में। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, एक कंपनी के द्वारा तथा दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा। यह व्यवस्था 1858 तक विद्यमान रही। जो यहाँ पे द्वैत शासन की व्यवस्था हो रही है ये ट्रेड से रिलेटेड हो रही है, व्यापार से संबंधित हो रही है। ठीक है, अगला है, भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। इसके 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसके अंतर्गत। फिर अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने हर 10 साल में एक्ट जो अलग अलग अधिनियम थे वो पारित किए गए और बेसिकली जो ये अधिनियम थे पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाए गए कानून थे। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रशासनिक कार्यों एवं संगठन में सुधार करना था। इसमें गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी परिषद के निर्णयों को बदलने का अधिकार दिया गया।
1793। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो गवर्नर और गवर्नर जनरल थे उनकी पावर भी इंक्रीज हो रही थी। इस एक्ट के द्वारा नियंत्रण मंडल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट के अंतर्गत जो मतलब जो कंपनी के अधिकारी थे या जो नियंत्रण मंडल के सदस्य थे उनका जो सैलरी थी वो इंडियन जो रेवेन्यू थे वहां से देनी शुरू की गई थी। तो 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके द्वारा सभी कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालयों को दिया गया था। यहाँ पे धीरे धीरे कोर्ट को भी क्या किया गया था, एक बड़ा स्थान यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई, एबॉलिश कर दी गई। और यद्यपि चाय और चीन के साथ क्या किया गया, व्यापार बना रहा, यानी चाय और चीन पर व्यापार बना रहा, लेकिन जो कंपनी की मोनोपोली थी भारतीय व्यापार पर वो समाप्त कर दी गई थी। साथ ही प्रथम बार अंग्रेजों की भारत के संदर्भ में संवैधानिक स्थिति यानी द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो थी वो क्लियर हो गई थी कि कंपनी चाहती क्या है इंडिया में, वो यहाँ पर क्लियर हो गई थी इस एक्ट के द्वारा। 1 लाख प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए दिया गया। यानी अब इन्होंने बजट पारित किया था 1 लाख रुपए, जो विद्वान भारतीयों के को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए और लिटरेचर में जो रिफॉर्म्स है उसके लिए ये 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु यह भी स्पष्ट किया गया कि कंपनी पर सम्राट का प्रभुत्व बना रहेगा, यानी फाइनली जो किंग होगा वो सुप्रीम होगा। ठीक है। इस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने और धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अब ईसाई मिशनरी भारत में आने लग गए थे अपने रिलीजन का, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, वो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये 1833 में सबसे पहले चेंज क्या हो गया दोस्तों, कि यहाँ तक इस टाइम तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक महत्वाकांक्षा के साथ, व्यापारिक जो इच्छाएं थी उसके साथ साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी हावी हो गई थी और उन्होंने भारत को धीरे 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 जीतना स्टार्ट कर दिया था। और इस समय तक उन्होंने भारत को कि बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था। और जीतने के बाद क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसकी पावर क्या कर दी गई थी, संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई थी। और यहाँ यहीं पर क्या होता है, एक चेंज देखने को मिलता है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। तो इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया या बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां निहित थी। अब इसमें सभी लोगों की शक्तियां इसको पास दे दी गई थी, डिफेंस पावर भी इसके पास आ गई थी। और ये पहला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये कई बार आता है इसमें क्वेश्चन। फाइनली अगर हम देखेंगे, जो विलियम बेंटिंग थे काफी उदार थे, उन्होंने काफी काम भी भारतीयों के लिए किए। अब यहाँ पे देखेंगे इसी के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस प्रकार यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई बन गया था। अब यहाँ पर व्यापारिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म हो गया था, अब राजनीतिक कार्य उसका उद्देश्य बन गया था। नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया था, यानी कि लॉर्ड मैकाले ही क्या था, पहला विधि मेंबर था। और इसको किसने इसको ये पावर अथॉरिटी दी थी, ये दी थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट, चाय तथा चीन के साथ व्यापार संबंधी कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। यानी 13 में था, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन क्या था यहाँ पर, चाय और चीन के साथ वो था बना हुआ, लेकिन यहाँ पे वो भी कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। यहाँ पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अब क्या हो गई थी, अब ये राजनीतिक मामलों की कार्य करेगी। मद्रास और बंबई की परिषदों को कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया तथा अब सब परिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बहुत बड़ी बात है। अब जो भी होगा, जो किंग मेकर, जो मैन होगा यहाँ पर, वो कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जो स्लेवरी सिस्टम था वो समाप्त कर दिया गया था। इससे पहले दासों पर बहुत ज्यादा क्रूरता उनके साथ होती थी। ये विलियम बेंटिंग का एक बहुत बड़ा धार्मिक जो राजनीतिक सुधार यहाँ पे देखेंगे हम, ये यही था। और दास प्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने काफी आवश्यक कदम उठाए। यहाँ पे इन्होंने सती प्रथा को भी समाप्त किया। काफी कार्य इनके काल में हुए। अब चार्टर एक्ट 1853 में इस अधिनियम के द्वारा का निर्माण जो हुआ था,
तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए किया गया था। जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको मजबूत बनाने के लिए किया गया था। तो इसके द्वारा विधायिका का विस्तार भी किया गया, एक्सटेंड किया गया था अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को। नेक्स्ट है यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो परिषद थी, उसमें 6 सदस्यों को जोड़ा गया था और इन नए 6 सदस्यों को बंगाल, बंबई तथा मद्रास तथा आगरा प्रांतों में प्रत्येक प्रांतों में क्या कर दिया गया था, एक प्रतिनिधि तथा मुख्य न्यायाधीश एवं कनिष्ठ न्यायाधीश इनमें के रूप में शामिल कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के में कुल सदस्यों की संख्या 12 कर दी गई थी, यानी जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसमें क्या कर दी गई थी, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें 12 कर दी गई थी, यानी इनके सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई थी। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, यानी जो डायरेक्शन बोर्ड था उसमें कम कर दिया गया था। इनमें से 6 सदस्यों की नियुक्ति सीधे ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जानी थी। इस अधिनियम के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस अधिनियम के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता वाली व्यवस्था को आरंभ किया गया। इस प्रकार सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के द्वार भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए थे। पहली बार यहाँ पर भारतीयों के लिए भी क्या कर दिए गए थे, जो द डोर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज है वो खोल दिए गए थे, जो पहले सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही थे। और आपको पता होगा पहले सिविल सर्वेंट जो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1863 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा पास कर दी थी। कुल मिलाकर इस एक्ट द्वारा भारतीय प्रशासन को, जो भारतीय प्रशासन था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था, उस पर पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल था, संसदीय नियंत्रण था, वो बढ़ा दिया गया था। इसने भारतीय शासन को ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर करने की मांग भी प्रशस्त कर दिया। तो 1853 तक इनके कितने सारे एक्ट थे ये हमने पढ़ा, और इससे आगे जो फेज सेकंड है ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास, वो हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा और उसमें मैं 1947 तक कंप्लीट जो भी जितने भी एक्ट थे वो मैं पूरा करूंगा। थैंक यू।